बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके बाद थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। ठीक है, लिखिए न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए प्लीज़, एटॉमिक फिजिक्स की तरह ये भी बहुत स्कोरिंग है। अच्छा, इसमें क्या है, न्यूक्लियर फिजिक्स में आप केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स जो आपने पढ़ा था, तो रेडियो एक्टिविटी आएगा इसमें, और वही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो यहाँ रेडियो एक्टिविटी आपको मिलेगा उसके अंदर। शांत है, शांत बेटा, शांत प्लीज़। देखिए सबसे पहली बात तो बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। आराम से सुनिएगा, इसमें हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अभी जो एटॉमिक फिजिक्स था इसमें न्यूक्लियस के बाहर बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट, ये सारी बातें कर रहे थे। अब हम न्यूक्लियस के जो पूरी स्ट्रक्चर है इसके बारे में बात करेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक मिनट सुनिए। देखो दरअसल क्या होता है, हम लोग जो सिंपली बोलते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, तो हम लोग ओवरऑल तो बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, बट बेसिकली वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। वहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के साथ नए नए पार्टिकल्स मौजूद हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस एटम का कोर है जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज उसमें कंसंट्रेटेड है, मतलब मौजूद है, प्रेजेंट है। लेकिन हम जितना सिंपल मानते हैं न्यूक्लियस को, उतना ये सिंपल होता नहीं है। न्यूक्लियस इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल है, क्योंकि एक तो सबसे पहले स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप के द्वारा भी आप इसे देख नहीं पाते हैं न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस के बारे में जो भी जानकारियां हम पहले से सोच के चलते हैं, हर बार न्यूक्लियस से कुछ नई बातें सीखने को मिलती है जो कि पुरानी बात से बिल्कुल अपोजिट होती थी। तो न्यूक्लियस के बारे में ये समझिए कहा गया कि यार ये बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर पता नहीं क्या क्या कहानी हो जाती है। रदरफोर्ड ने बहुत काम किया इस न्यूक्लियस पर। यहाँ पर बेटा सबसे पहली बात तो ओवरऑल हम मोटा मोटा ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस में भाई न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है, जबकि एक्सपेरिमेंट शोज दैट कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अरबों खरबों पार्टिकल इसके अंदर है। लेकिन ओवरऑल हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से बस, क्योंकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर इंटरैक्ट होते हैं, और इंटरैक्ट होने से नए नए पार्टिकल्स बनते रहते हैं, और वो नए पार्टिकल्स अरबों खरबों में हैं, जो कि हम कुछ ही को जानते हैं, बाकी को तो जानते भी नहीं हैं। इसलिए बोला जाता है वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम मोटा मोटा पढ़ेंगे, मतलब एक ठीक है जनरल आइडियाज़ लेंगे बस। तो ठीक है भाई, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, क्लियर। न्यूक्लियस में बेटा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा सुनेगा ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये आता है कि ये जो न्यूक्लियस है, इसमें हम जब भी कोई थ्योरी आगे पढ़ेंगे या हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे, तो इसमें जो मास होता है बेटा, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। न्यूक्लियस का मास, तो न्यूक्लियस का मास बेटा हम केजी में मेजर नहीं करते हैं, या इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम न्यूक्लियॉन्स कहेंगे, उनके मास हम किलोग्राम में मेज़र नहीं करते हैं, बल्कि उनके मास हम एएमयू में मेज़र करते हैं। एक नई यूनिट है एएमयू, यानी सबसे पहले बेसिक हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो मास का मेज़रमेंट होता है न्यूक्लियस में, वो केजी में ना करके एएमयू में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही पढ़ते हैं बेटा, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। एएमयू को बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एएमयू में मेजर करते हैं। व्हाट इज एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, रुकेगा पहले, ध्यान से सुनते रहिएगा। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो यहाँ पर बोला गया, एएमयू को पहले डिफाइन किया गया। एएमयू का मतलब है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU, या इसको 1U भी लिख देते हैं। 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ जो कार्बन एटम है उसका जो C12 जो एटम होता है, उसके एटम के मास का 12th हिस्सा, यानी 1/12 ऑफ
1/12 ऑफ मास ऑफ C12। यानी बेटा जो कार्बन C12 होता है, कार्बन के तो बहुत सारे आइसोटोप्स है, उसमें जो कार्बन C12 है उसके एटम का जो मास है उसका जो 12th वाला पोर्शन है, यानी 12 से डिवाइड करिए तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ C12 इज कॉल्ड द AMU, 1 AMU, जो कि बेटा 1 AMU की वैल्यू आती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU है। तो हम लोग यहाँ पर बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी AMU में लिखते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन भी AMU में लिखते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी AMU में लिखते हैं। लेकिन AMU वाला मास हमें याद नहीं रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हमें kg वाला याद है, प्रोटॉन का मास हमें kg वाला याद है, न्यूट्रॉन का मास हमें kg वाला याद है, लेकिन AMU के टर्म्स में कितना होगा इसे हमें याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो क्वेश्चन में गिवन होता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज दिस, इन कितना AMU है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना AMU है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना AMU है, वो गिवन होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी आपको। ये ऐसा नहीं कि आपको AMU के भी सारी वैल्यूज़ मास का फाइंड करना होगा, सॉरी याद करना होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, वो आपको क्वेश्चन में आपको गिवन होता है। यहाँ पर बेटा AMU में मास हम मेज़र करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बताया गया कि आइंस्टीन ने बोला कि देखो मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास को एक बताने का एक दूसरा तरीका भी है, AMU में बताते हैं। और आइंस्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आइंस्टीन के तरीके से सोचो तो मास इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एवरी मास, इसका मतलब एनर्जी उसमें है, मास है तो उसका मतलब उसके साथ करेस्पॉन्डिंग कोई एनर्जी होगी। तो हम लोग बोलते हैं कि एवरी मास करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी, एवरी मास करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू करेस्पॉन्ड्स टू एनर्जी। अब यहाँ पर बेटा हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी मास AMU में न बता के हम इक्विवेलेंट एनर्जी निकालते हैं, हम उसके इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी है वो फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर बेटा E बराबर mc² का फार्मूला लगाते हैं। अगर मास 1 AMU है, यानी मास 1 AMU लिखिए, इफ m इज इक्वल टू 1 AMU, m इक्वल टू 1 AMU, 1 AMU मतलब 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो यहाँ मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁻8 का स्क्वायर, सब कुछ सॉल्व किया गया। तो एनर्जी जो आया वो तो जूल में आएगा, वो तो जूल में आएगा। उसको बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया गया और ये आया 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि 1 AMU के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी अगर आपसे कभी बोलता है कि यार 1 AMU मास है, कितनी एनर्जी होगी, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 AMU मास है, कितनी एनर्जी होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आ रही बात समझ में? पहुँचो यहाँ पर। न्यूक्लियर फिजिक्स थोड़ा सा टाइम लगाएगा, 4 से 5 क्लास लगा देगा ये। हाँ, आज तो क्लास करने आई थी, उमा आई थी, तुम भी आई थी ना, 2-3 बच्चे और क्लास करने आए थे आज टारगेट में। किसका? हाँ, आप ही लोग होंगे। अच्छा अच्छा, सुबह वाले के साथ नहीं होगा तो अलग बैच है। हाँ, कैप्सूल हम ही खिलाएंगे।
शांत भाई, मिटाया जाए। अच्छा बेटा, क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1 mu इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर? देखिए 1 mu इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर इज 931.5, यानी देखिए 1 mu बराबर होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सी स्क्वायर का डिवाइड करें तभी तो मास की यूनिट आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ हमें याद रखना है, 1 mu इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर देखिएगा बेटा, न्यूक्लियर फिजिक्स में ये बताया गया कि न्यूक्लियस जो है, यहाँ पर मास की बात हमने कर ली, यानी एक यूनिट बताना था mu और एक यूनिट बताना था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म्स में एनर्जी। अब यहाँ पर सुनिएगा ध्यान से, न्यूक्लियस बेटा ये माना गया है, रदरफोर्ड ने कहा कि एटम के कोर में जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में, वो न्यूक्लियस जस्ट लाइक एक स्फेरिकल शेप का होगा। ऐसा बोला गया कि स्फेरिकल शेप का होगा, और यहाँ पर बेटा स्फेरिकल शेप का होगा तो यहाँ पर उस स्फेयर की रेडियस होगी। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बताया गया है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया गया, बहुत आराम से सुनना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया गया, जो कि रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो एक स्फेरिकल शेप का हम लेंगे और इसका जो रेडियस होगा उसका फार्मूला होगा R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। रुकिएगा बेटा ध्यान से, तो R इक्वल टू R0 a की पावर 1/3। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, R0 इज कांस्टेंट टर्म, R0 एक कांस्टेंट बेटा जिसकी वैल्यू देखिए मॉड्यूल में शायद 1.2 फर्मी दिया है या 1.5, देखिए जरा मॉड्यूल में क्या लिखा है, 1.2 लिखा, 1.1 ना, चलिए जो लोग मॉड्यूल में लिखा वही लिखेंगे, 1.1 फर्मी मीटर। अच्छा बेटा, फर्मी मीटर का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, लिखो मत। और ए की वैल्यू, ए का मतलब होता है मास नंबर, ए का मतलब होता है मास नंबर। अच्छा एक चीज़ और सुनिएगा बेटा बहुत आराम से, इसका मतलब ये हुआ हल्का अगर न्यूक्लियस है, हल्का न्यूक्लियस मतलब मास नंबर कम है, तो वो छोटा सा स्फीयर होगा, उसकी रेडियस भी कम होगी। जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होता जाएगा, जैसे हीलियम से बढ़ते 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 आयरन, आयरन से बढ़ते बढ़ते यूरेनियम, तो मास नंबर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा, तो न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा, यानी स्फीयर छोटा था फिर बड़ा स्फीयर और बड़ा और बड़ा, ऐसे समझना है। ठीक है, यहाँ पर बेटा मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर हमसे कहेगा वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम कहेगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, आराम से समझना ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम जो होगा बेटा V इक्वल टू स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। R की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर R0 क्यूब, और A की पावर 1 बचेगा ना, 1/3 में से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर बेटा वॉल्यूम जो है वो A के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे मास नंबर, जितने मास नंबर प्रोपोर्शन में बढ़ेगा उतने ही प्रोपोर्शन में वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर मास नंबर डबल होगा तो वॉल्यूम भी डबल होगा। बात समझ में आ रही है? लिखिए, कितना लिखा है? 1.3 फर्मी। अब मैं तो 1.2 फर्मी याद रखता हूँ। एनसीईआरटी है किसी के पास? हैव यू एनसीईआरटी? अरे क्या बात है, अरे नमन तुम कहाँ चक्कर में पड़े रहते हो दूसरे की, तुम सीधा एनसीईआरटी देख लो बेटा, न्यूक्लियर में मिलेगा। आज तुम्हें देखना होगा बेटा। हाँ, अब एनसीईआरटी क्या कहते हैं वो देखते हैं। हाँ 1.2 फर्मी, एनसीईआरटी 1.2 कहता है, हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करेंगे।
आर नॉट की वैल्यू 1.2 फर्मी मीटर है, एकदम आंख बंद करके 1.2 फर्मी मीटर बोलना है, ठीक है, बुद्धि नहीं लगाना है। बड़े आराम से, बड़े मिटाएं एक तरफ, इधर देखो बेटा, बातें ना करो। जरा सुनिएगा, जरा। अच्छा, ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हमने पढ़ लिया। अगर मान लीजिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, जिसे हम न्यूक्लियर डेंसिटी कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी भी कहा जाता है। और देखिए, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन, एक मिनट इधर ध्यान दो, पहले सुनो। डेंसिटी को रो से लिखते हैं और डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अच्छा, अब एक बात समझो बेटा, न्यूक्लियस के अंदर हम ये मान के चलेंगे ओनली प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। क्या मान के चलेंगे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। देख लिया? देख लिया? हाँ ठीक है, बढ़िया। चलो पढ़ लेते हैं, बड़ा खुश हुए। देख देख, हो गया तेरा? तुम्हारा भी हो गया? चलो पढ़ते हैं। देखिए, हम ये अभी मान के चलेंगे बेटा, रियलिटी कुछ और है, लेकिन हम थ्योरेटिकली यही मान के चलेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ही है, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मास लगभग बराबर होते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि मास नंबर क्या होता है, तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं बोलूं मास नंबर है 23, तो इसका मतलब उसमें 23 में प्रोटॉन का भी नंबर है और न्यूट्रॉन का भी नंबर है। अब मैं बोलूं एक न्यूक्लियॉन का मास m है, एक न्यूक्लियॉन का मास m है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या मास नंबर के इक्वल है? अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या मास नंबर के इक्वल है? न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सबको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन सबको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। अगर मैं बोलूं नंबर मास नंबर है 23, तो इसका नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या है? 23 है। एक न्यूक्लियॉन का मास है m, तो 23 न्यूक्लियॉन का मास 23 m। उसी तरह मास नंबर है a, एक न्यूक्लियॉन का मास m, तो a इंटू m, a इंटू m। सही लिखा? स्मॉल m क्या है? मास ऑफ वन न्यूक्लियॉन, एक न्यूक्लियॉन का मास। और a क्या है? मास नंबर। और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए से कट गया। अब एक न्यूक्लियॉन का मास चाहे सोडियम में हो, चाहे आयरन में हो, चाहे वहाँ, हर जगह तो सेम ही है। आर नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इसीलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज कॉन्स्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। यानी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है बेटा? अरे बोलो। हाँ, ये एक बार IIT में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन छांटने थे सही वाले, मोर देन वन चॉइस में एक ऑप्शन ये भी था कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑल न्यूक्लियाई ऑन एन एवरेज विल बी कांस्टेंट, ऑन एन एवरेज द न्यूक्लियर डेंसिटी विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई। तो आंसर देंगे यस, ये ठीक है। और बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की ऑर्डर होती है। 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब की ऑर्डर होती है। हम कैलकुलेट नहीं करेंगे कि बताओ भाई कितना होता है, ऑर्डर बस याद रखते हैं। कितना ऑर्डर होता है? हाँ, यानी इस ऑर्डर में जैसे 2 × 10⁻17, 3.5 × 10⁻17, ये ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, पहुंचिए, उसके नीचे लिखवाते हैं, पहले लिख लो इसे। शांति, बोले बेटा।
देखिए ऑन एन एवरेज द न्यूक्लियर डेंसिटी is constant for all nuclei. On an average, the nuclear density is constant for all nuclei. Full stop. Its order is of 10 to the power 17 kilogram per meter cube. Its order is of 10 to the power 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ठीक है, देखिए बेटा, देखिए हेडलाइन दीजिएगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. बेटा बात नहीं करो, शांत. देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. हम देखते हैं बेटा बहुत आराम से, मेरी बात सुनिएगा बेटा, मेरी बात सुनिएगा. स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस बेटा जब रिसर्च हुए, डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट तरीके से रिसर्च करा. आपने भी सुना होगा पहला रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम खोजा गया था मैडम क्यूरी के द्वारा. तो दरअसल क्या होता बेटा, मेरी बात सुनिएगा, कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है. हम ऐसे ही मान के चलेंगे, बोलेंगे ऐसे ही. यहाँ पर बेटा सबसे पहले यही क्वेश्चन उठता है मन में कि सर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है. तो पॉजिटिव इतना करीब है तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी r² के इतना कम होने पर फोर्स बहुत बड़ा लगेगा. तो ये तो सर दूर चले जाने चाहिए, लेकिन इतने छोटे से वॉल्यूम में ये क्लोजली पैक्ड कैसे हैं? इतने छोटे वॉल्यूम में क्लोजली पैक्ड है, मतलब कोई प्रोटॉन उड़ नहीं रहा, निकल नहीं रहा न्यूक्लियस से, एकदम बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है. तो क्या रीज़न है, क्या इसके पीछे स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? कई बार कई सारी अटकलें लगाई गई, कई सारे अंदाज अनुमान सब किया गया. खूब करने के बाद अल्टीमेटली वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट बताया गया. दरअसल न्यूक्लियस के अंदर वो न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से सारे पार्टिकल एक दूसरे से कस कर बंधे हुए हैं, कस कर क्लोजली पैक्ड हैं. ये वो न्यूक्लियर फोर्स है जो इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है. इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर डोमिनेट करके सारे पार्टिकल को क्लोजली पैक किए हुए है. न्यूक्लियर फोर्स के बारे में जो भी जानकारी है बेटा, वो न्यूक्लियस से आने वाले रेडिएशंस और कई सारे रिसर्च में ये अनुमान लगाया गया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल है. देखिए हम लोग को तो यही पढ़ना है, लेकिन जापानी साइंटिस्ट हैं युकावा, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी युकावा थ्योरी. उन्होंने बोला था कि दरअसल क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इंटरैक्ट करते हैं, ये कोलाइड होते हैं, ऐसे समझना कोलाइड होते हैं, एंड कोलिजन से मेजॉन पार्टिकल बनते हैं. मैंने आपको बोला अरबों खरबों पार्टिकल बनते हैं, मैं नहीं पता. युकावा ने बोला कि मेजॉन पार्टिकल बनते हैं और मेजॉन 3 तरह के पार्टिकल बनते हैं इस टक्कर में, पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव एंड पाई न्यूट्रल. इनको पॉजिटिव मेजॉन्स कहते हैं, इनको नेगेटिव मेजॉन कहते हैं, इसको न्यूट्रल मेजॉन कहते हैं. और ये पॉजिटिव और नेगेटिव मेजॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं. दैट्स वाई क्लोजली पैक्ड होते हैं सारे के सारे पार्टिकल. बोलते हैं जब भी पार्टिकल न्यूक्लियॉन्स टकराते आपस में तो मेजॉन्स का निर्माण करते हैं, मेजॉन फॉर्मेशन होता है और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द युकावा थ्योरी. लेकिन हम लोग युकावा थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है. हमारे सिलेबस में यह बोला गया है कि स्टेबिलिटी का कारण है न्यूक्लियर फोर्स. ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स अ न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी स्टेबल. सारे पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है न्यूक्लियर फोर्स के कारण. न्यूक्लियर फोर्स के बारे में आज तक एक सटीक फॉर्मूला तक नहीं निकाल पाए हम, यानी हमारा साइंस यहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ है, हम बहुत काम नहीं कर पाए हैं. और आपके लिए एक खुला मैदान है, आप चाहें तो न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला दे सकते हैं,
आप फॉर्मूला दे सकते हैं, न्यूक्लियर फोर्स का फॉर्मूला दे सकते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा ब्रॉड फील्ड है जिसमें अभी तक किसी ने कोई काम नहीं कर पाए, कर रहे हैं, कर नहीं पाए, वो लगे हुए लोग, बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन पता नहीं। अब जैसे अजय सिसोदिया ने खोज डाला, तो अजय सिसोदिया फार्मूला फॉर न्यूक्लियर फोर्स, जैसे कुलम्स लॉ आता है उसी तरह अजय सिसोदिया लॉ आएगा। शांत शांत। अब वो डिपेंड करता है कि अजय सिसोदिया कब इस काम को करेगा। अजय सिसोदिया के पास एक बहुत अच्छा, मैंने देखो कितना बढ़िया फील्ड तुमको बताया, इस फील्ड में तुम अपना नाम रोशन कर सकते हो, और आज तुम ये लॉ दो और 200 साल बाद तक तुम्हारा नाम बोला जाएगा। रदरफोर्ड पता नहीं कितने पुराने ज़माने के थे, आज वो धरती पे नहीं, फिर भी रदरफोर्ड का नाम लोग बोलते हैं, उसी सम्मान से बोलते हैं, रदरफोर्डवा नहीं बोलते हैं, रदरफोर्ड बोलते हैं, ठीक है, सम्मान के साथ बोलते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, अरे सुनिए सुनिए आराम से। तो यहाँ पर बेटा न्यूक्लियर फोर्स की वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है, तो लिखिएगा बेटा, लिखिएगा ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग within the nucleus, acting within the nucleus, comma, all nucleons are closely packed, all nucleons are closely packed and the electrostatic repulsion balanced by this force, balanced by this force। यानी बेटा कौन है वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर पा रहा है? ये वो न्यूक्लियर फोर्स है जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का अपोज करके प्रोटॉन को पकड़ के, प्रोटॉन ही नहीं न्यूट्रॉन को, सब को जकड़ के रखे हुए हैं। एक मिनट सुनिए सुनिए। तो न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है जिसकी वजह से न्यूक्लियस स्टेबल होता है। बोलो क्लियर हुआ? तो स्टेबिलिटी का रीजन समझ में आया। अब यहां पर बेटा लिखिएगा हेडलाइन न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन बैलेंस बाय दिस फोर्स। ए शांत शांत, एक सेकेंड बोलो। रिपल्सन कितना मतलब? प्रोटॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, इतना करीब है तो फोर्स भी बहुत अच्छा खासा लगेगा। उस फोर्स को कौन रोक पाएगा? कौन है जो पकड़ के बांध करके रखे हुए? तो वो न्यूक्लियर फोर्स है। ऐशांत, न्यूक्लियर फोर्स लिखिएगा बेटा, हेडलाइन दीजिएगा न्यूक्लियर फोर्स। अब हम न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए सुनिएगा चाचा, सुनो। देखिए न्यूक्लियर फोर्स, पहली बात तो सुनिएगा बेटा, न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज। हमारे को इस यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्सेस फंडामेंटल बताए गए हैं। 4 तरह के फंडामेंटल फोर्सेज है, इसी पर सारा पूरा कुछ दुनिया, पूरा यूनिवर्स टिका हुआ है। 4 फोर्सेज हैं, वो है, देखिए मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलूँगा। न्यूक्लियर फोर्स सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्सेज एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। तो हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज। न्यूक्लियर फोर्स इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज। आराम से बेटा, वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेज। दरअसल क्या होता है, फंडामेंटल फोर्स कितने हैं? 4, ठीक है ना। फंडामेंटल फोर्सेस कितने हैं बेटा? कौन कौन से हैं? न्यूक्लियर फोर्स,
उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक फोर्स है जैसे कि वही कोएसिव एंड एडेसिव वाला वीक फोर्सेस, एंड सबसे लास्ट में अगर आपसे बोले कि इन चारों में कौन सबसे कम मैग्नीट्यूड का, सबसे कम स्ट्रेंथ का है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम स्ट्रेंथ का फोर्स होता है। बहुतों को पढ़ने का मन नहीं करता, नहीं आते और बिल्कुल आराम से रोनी सूरज, गिरा हुआ शकल, ज़बरदस्ती किसी ने बांध के बिठा दिया है, सजा याफ्ता कैदी हैं। सजा याफ्ता कैदी होते हैं ना, बेचारे कैदी हैं, बेचारे झेल रहे हैं, कैदो बामो सक्कत हो गया सजा इनको। लिखो लिखो लिखो, क्या बोला, क्या बोलता है? स्ट्रिंग थ्योरी? कौन सी थ्योरी भाई, हमें बताओ यार। ए शांत, ये सब हाँ बोलो। जरा बाहर बात करना, जरा मैं समझाना, जरा बाहर मिलते हैं, बाहर मिलते हैं। बेटा शांत है। देखिए बेटा, दूसरी बात न्यूक्लियर फोर्स में, बेटा सुनिएगा, एक दूसरी बात बेटा न्यूक्लियर फोर्स में, सुनिए सुनिए। पहली बात तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है फंडामेंटल फोर्सेस में। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, सबसे खतरनाक मैग्नीट्यूड इसी का होता है। सुनिए, फिर दूसरी बात देखिए, दूसरी बात है बेटा, इट इज, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स। मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिए। शॉर्ट रेंज फोर्स, देखिए बेटा यहां पर क्या होता है, सुनिए, पहले सुन लीजिए फिर लिख लीजिएगा। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिख लूं, उसका इकट्ठा आप लिखिएगा, पहले समझ लीजिए। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है बेटा, यानी ये दो न्यूक्लियॉन के बीच में तभी एक्ट करेगा जब उनके बीच का सेपरेशन फर्मी मीटर के ऑर्डर का होगा। जैसे सुनिए, ये दो न्यूक्लियॉन हैं, अब दो न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस अगर 10⁻⁻14 मीटर भी होगा तो ये नहीं लगेगा। इसकी शर्त है, शर्त ये है कि ये तब लगता है जब दो न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर का होना चाहिए। भाई बात समझ में आ रही है ना? अगर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर से बड़ा हो गया तो ये फोर्स लगेगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा। इसीलिए क्या होता है, जो बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है जिसे हम बोलते हैं लाइटर न्यूक्लियाई, उनमें जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं उन सब में आपस में न्यूक्लियर फोर्स लगते रहते हैं। लेकिन जब बड़ा न्यूक्लियस होता है तो दो न्यूक्लियॉन, जैसे सब ये न्यूक्लियॉन और ये न्यूक्लियॉन काफी दूर हो गए, तो ये दोनों न्यूक्लियॉन के बीच का डिस्टेंस 10⁻⁻14 मीटर और -13 मीटर हो जाता है। तो यहां पर ये न्यूक्लियॉन और ये न्यूक्लियॉन डायरेक्ट न्यूक्लियर फोर्स एक दूसरे पर लगा ही नहीं पाएंगे, बल्कि इनके बीच के जो न्यूक्लियॉन्स होंगे, तो ये न्यूक्लियॉन इसके द्वारा बंधा है, ये इसके द्वारा और ये इसके द्वारा बंधा हुआ है, इस तरह से बंधे हुए हैं। यहां पर सोचो मैं यहां पर हूं और यहां दो, इधर भी दो, तो सब लोग वो उनके हाथ मेरे से बंधे हुए हैं, उनके हाथ मेरे कंधे तक पहुंचे, सबने पकड़ा हुआ है, मेरे को पकड़ा हुआ है, मैंने 2-4 को पकड़ा हुआ है, ऐसे सबको पकड़ा हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए एक लेयर है, उसके पीछे एक लेयर है दूसरा, तो मैं उसको डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहा हूं, या मुझे डायरेक्ट नहीं पकड़ पा रहा है वो। अरे बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन हाँ, बंधे हुए सब एक दूसरे से जरूर है। एक लेयर है, 4 लोग ऐसे हैं, उसके बाद 4 लोग ऐसे हैं, वो 4 मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो 4 इधर वाले 4 से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और ये 4 मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इससे सब बंधे हुए एक दूसरे से। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा इट इज अ शॉर्ट रेंज फोर्स, एक्स व्हेन सेपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एक्स, व्हेन सेपरेशन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ फर्मी मीटर, है ना बेटा?
फर्मी मीटर का मतलब 10 टू द पावर -15 मीटर। सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सुनते रहिए, पहले पॉइंट्स क्लियर तो करने दीजिए, सुनिए ना ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बीच में लगेगा, और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। आज समझ में आ रही है? इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज। ये चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करेगा। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज, यानी इट एक्ट्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को भी कस के क्लोजली अट्रैक्ट करके रखेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को भी करेगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भी करेगा। यानी जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। सुनिएगा बेटा, जनरली न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होता है। न्यूक्लियर फोर्स जनरली अट्रैक्टिव नेचर का होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं। जनरली इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, इट इज अट्रैक्टिव इन, हाँ, जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर, जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर, इन नेचर। बिल्कुल समझना ध्यान से। दरअसल सुनो बेटा, बहुत आराम से सुनना, ये जनरली अट्रैक्टिव नेचर का होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक स्पेशल केस में इसका कुछ कंपोनेंट रिपल्सिव नेचर भी होने लगते हैं, इसके कुछ पार्ट रिपल्सिव नेचर भी होने लगते हैं। अभी समझाता हूं, पहले लिखो। हो गया तेरा? क्या देख रहा है? स्ट्रिंग थ्योरी, STING, स्ट्रिंग। अच्छा, बताओ देखा क्या आया स्ट्रिंग थ्योरी में? तूने कहाँ से पढ़ा स्ट्रिंग थ्योरी? गूगल, NCERT में नहीं है, ये नासा के लिए भाई, ये नहीं आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो स्ट्रिंग थ्योरी बोल रहा बार बार। अब हम लोग अजय थ्योरी भी पढ़ना जरूर जल्दी ही पढ़ेंगे। अजय थ्योरी, कौन थ्योरी? साहिल माहिल, माहिन थ्योरी। माहिन क्या होता है? आराम से बेटा, आराम से। हम लोग फिर पढ़ेंगे गतांश थ्योरी। मिल गया स्ट्रिंग थ्योरी। अब देखो, बोला वो जिसके तोंद निकले हुए हैं, खा के आया है, सो रहा है बिल्कुल आराम से। ये हर 15 मिनट का जो गैप होता है ना, उसमें जम के खाता है, और उसके बाद पूरा नींद लेता है ढंग से क्लास में। हो गया बेटा? अच्छा देखिए, यहां पर बेटा मेरी बात सुनिए। इट इज जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर, इधर प्लीज। इट इज जनरली अट्रैक्टिव इन नेचर। बेसिकली क्या होता है बेटा, यहां पर ये जो है न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स का जो नेचर होता है वो जस्ट लाइक कोहेसिव फोर्स की तरह होता है। इसको न्यूक्लियर फोर्स को हम कोहेसिव भी बोलते हैं। क्यों? कोहेसिव का मतलब होता है कि
सेम मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस के अंदर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। बेसिकली यहां पर अगर न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखें तो कुछ ऐसा वेरिएशन होता है, सुनिएगा बेटा, जिसमें देखिए एक ऐसा डिस्टेंस जहां पर दो न्यूक्लियॉन के बीच एक ऐसा डिस्टेंस हो गया जहां पर ये न्यूक्लियर फोर्स जीरो, इधर रिपल्सिव नेचर का है, बिल्कुल आराम से सुनना, इधर रिपल्सिव नेचर है और इधर अट्रैक्टिव नेचर है, आराम से सुनना, इधर अट्रैक्टिव नेचर है। पीछे के चारों बेंच के बच्चे, चार बेंच के बच्चे बिल्कुल बाहर निकल जाओ, नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ाना भी नहीं पसंद करूंगा। चारों बेंच बाहर निकलो बेटा, प्लीज बाहर निकलो।